हेलो फ्रेंड्स। अब हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करना चाह रहे हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो CSIR नेट मैथ्स एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट टिप्स क्या है, कैसे इजीली हम पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं, क्या क्या हमें डिफ़िकल्टीज का सामना करना पड़ता है एग्ज़ाम के दौरान। मैं उन विषयों को, उन पॉइंट्स को उठाना चाहता हूँ यहाँ पर। देखिए, जो सबसे पहला पॉइंट है वो है CSIR नेट मैथ्स एग्ज़ाम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो पार्ट सी है, पार्ट सी CSIR नेट मैथ्स एग्ज़ाम का बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें से है ना 20 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 4.75 मार्क्स का होता है, तो टोटल ये 95 मार्क्स का है। ये पार्ट है जो ये मल्टी ऑप्शनल है। मल्टी ऑप्शनल होने की वजह से स्टूडेंट इसमें बहुत परेशान रहते हैं। ये पार्ट है हमारा स्कोर बढ़ा भी सकता है, ये पार्ट है हमारा स्कोर गिरा भी सकता है। क्यों? क्योंकि है ना, देखो एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन होते हैं, 1 2 3 4 CSIR की के अंदर बिल्कुल ऐसे। जो टोटल केस बनते हैं ना क्वेश्चंस के आंसर्स आने के, वो ये बनते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो सकता है, सेकंड ऑप्शन ठीक हो सकता है, थर्ड ऑप्शन ठीक हो सकता है, फोर्थ ऑप्शन ठीक हो सकता है, या फर्स्ट सेकंड ऑप्शन ठीक हो सकता है, फर्स्ट थर्ड हो सकता है, फर्स्ट फोर्थ सही हो सकता है, या सेकंड थर्ड सही हो सकता है, सेकंड फोर्थ सही हो सकता है, या फिर थर्ड फोर्थ सही हो सकता है। यहाँ 2 ऑप्शन के ठीक होने की चांसेस हैं। या क्या हो सकता है, 1 2 3 ठीक हो सकता है, या क्या हो सकता है 1 2 4 हो सकता है, या क्या हो सकता है 1 3 4 हो सकता है, या फिर हो सकता है 2 3 4, या हो सकते हैं 4 ऑप्शन ठीक। देखो इतने केसेस बनते हैं। अगर मैं केसेस देखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 केसेस बनते हैं टोटल। लेकिन जो फेवरेबल केस होगा वो तो सिर्फ एक होगा ना, जो CSIR की डालेगी। तो बाय लक ठीक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? बाय लक 1/15। अगर मैं परसेंटेज देखूं इसकी 1/15 इंटू 100, लगभग 6 पॉइंट समथिंग%। 100 क्वेश्चनों में से 6 क्वेश्चन बाय तुक्का ठीक होते हैं, जो लोग तुक्के लगा कर आते हैं। यहाँ तो 20 पे तुक्का लगाया हमने, तो 20 में से कितने ठीक होंगे? 20 में से तो एक क्वेश्चन मुश्किल ठीक होने की प्रोबेबिलिटी है अगर तुक्का लगाऊं मैं। हाँ, अगर मैं वहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेटिंग टेक्निक, ये टेक्निक यूज करता हूँ तो ठीक होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। मान लो किसी स्टूडेंट ने ऑप्शन 1 और 3 को कट कर दिया। 1 और 3 को कट करने का मतलब है जहां 1 और 3 आ रहा है वो ऑप्शन में नहीं आएगा। देखो ये कट कर दिए, ये जहां 1 नजर आ रहा है, 3 नजर आ रहा है, वो सारे कट जाएंगे। ये इसमें 3 नजर आ रहा है, इसमें 3 नजर आ रहा है, तो तुक्के से है ना उसकी प्रोबेबिलिटी देखो बढ़ जाएगी। 1 2 3 1/3 हो जाएगी, 33% हो जाएगी तुक्के से ठीक होने की। तो आप है ना ऑप्शनों को एलिमिनेट कीजिए। जिस स्टूडेंट को ऑप्शन एलिमिनेट करने आते हैं ना वो बढ़िया रहता है। मेरे एक जानकार थे, वो क्या थे, उसके है ना 3 ऑप्शन एलिमिनेटर हो गए सी पार्ट में। उसको चौथे का ना ठीक होने का लॉजिक नहीं मिल रहा, तो वो है ना उस क्वेश्चन को टिक नहीं करता था, क्योंकि उसको आदत थी जैसे MSc के दौरान है एग्जैक्ट लॉजिक को ढूंढने की। तो बहुत सारे बच्चे सोचते रहते हैं ये ठीक क्यों नहीं, क्यों हुआ,
ठीक कैसे होगा ये, तो वो उसको आंसर को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम में ना उस ऑप्शन पे रिस्क लेके आता। तो ऐसे ऑप्शनों पे रिस्क ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप ठीक नहीं कर पा रहे हो, आपने बाकी काट दिए, इसका मतलब वही तो ठीक होगा, तो रिस्क लेके आओ। तो ये टेक्निक है, बड़े एग्ज़ाम के अंदर काम आती है, CSIR नेट एग्ज़ाम के अंदर पार्ट C के लिए। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आपके जितने ऑप्शन कट गए, मान लो ये दे रखे हैं 1 2 3 4, ये ऑप्शन है, मैंने पहला ऑप्शन काट दिया, तीसरा काट दिया। अब बच्चे है ना 2 और 4 का लॉजिक ढूंढते हैं, वो कट नहीं रही मान लो, तो लॉजिक ढूंढते हैं कि ठीक कैसे हो भाई, CSIR का एग्ज़ाम है, बड़े मैथमेटिशियन ने बनाया है जिनको पूरी नॉलेज है, 6 महीने से इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो अगर वो कट नहीं रहे ना, आप उनको ठीक लगा जाइए, आपका क्वेश्चन राइट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। कई बच्चे इसको यूँ ही छोड़ाते हैं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो कट गए, बाकी जो नहीं कट रहे उन पे ओके लगाया हो। अगर आपको लॉजिक नहीं मालूम है तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हमें एग्ज़ाम के अंदर मिलते हैं। नंबर 2 पॉइंट ये है, जो बच्चे हैं ना अक्सर करते हैं, बहुत भारी गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू हो जाते हैं और एंड तक करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि अब तक मेरा फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा हार्ड हो, क्या अब तक 10वां क्वेश्चन बड़ा आसान हो, क्या अब तक C पार्ट का क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो। जो क्वेश्चन है ना हमें अच्छे से आता है, पहले वो अटैम्प्ट करें। जिस वक्त मेरा ऑल इंडिया सेकंड रैंक आया था CSIR के अंदर, उस वक्त जब मैंने शुरू में पेपर देखा तो मुझे पेपर है डिफ़िकल्ट लगा। एक बार जब आपके पेपर हैंड में आता है, आपको ये लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता। मेरे साथ सेम फीलिंग थी, मुझे लग रहा था कि मुझे पेपर का कुछ नहीं आता, मेरा इस पेपर में कुछ नहीं होगा। लेकिन मैंने ना देखा, A पार्ट देखा, फिर B पे गया, फिर C पर गया। जैसे C पर गया ना, मुझे एक क्वेश्चन नजर आया LPP का, और मैंने उस टाइप के क्वेश्चन बड़े अच्छे से किए हुए थे, मैंने इसको कर दिया, बिल्कुल ठीक हो गया। फिर मुझे लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन बड़े अच्छे से आता था, मैंने उसको ठीक कर दिया। मुझे एक फिर OD का क्वेश्चन बड़े से अच्छे से आता था, पार्ट C का, मैंने ठीक कर दिया। 3 क्वेश्चन ठीक होते ही मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया, क्योंकि मैंने उन क्वेश्चनों को पिक किया जो जल्दी सॉल्व हो गई। मैंने नेक्स्ट तरह से 8-10 क्वेश्चन है बड़े जल्दी कर दिए पार्ट C के, और बिल्कुल राइटली किए, जिन पर काम किया। फिर मैंने देखा पार्ट B पे मेरा माइंड काम करने लग गया, चलने लग गया। मैंने जो पार्ट B के है ना 10 क्वेश्चन बड़े जल्दी कर दिए। फिर मैं पार्ट A पे आया, मैंने 4-5 क्वेश्चन पार्ट A के कर दिए जल्दी से। तो इससे है ना मेरा कॉन्फिडेंस है चरम सीमा पर पहुंच गया। फिर मैं ये काम मैंने सारा है ना लगभग 1.25 घंटे के अंदर कर दिया। 1.25 घंटे के अंदर मेरे लगभग 50 नंबर यहाँ, 24 यहाँ, 75 और लगभग 8 यहाँ, 83 नंबर मैंने ले लिए 1.25 घंटे में। अब मेरे पास है काफ़ी समय बचा हुआ था, तो मैं फिर पार्ट C पर आया। जब मैं पार्ट C पर आया ना, मेरा कॉन्फिडेंस इतने चरम सीमा पर था, जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने वाले थे ना, वो भी मैंने सॉल्व कर दिए। तो मैंने सेकंड राउंड में बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर दिया, पार्ट B के, पार्ट C के, पार्ट A के। तो इस तरह से मेरा सेकंड रैंक आ गया। कहने का मतलब ये है बच्चों, आप पेपर को एक बार में ना करें, आप पेपर को राउंड में करें। फर्स्ट राउंड में वही क्वेश्चन करें जो आपको बहुत अच्छे से आते हो। पार्ट C, पार्ट B, पार्ट A, उन क्वेश्चनों को सिलेक्ट कर लें जो आपको बिल्कुल अच्छे से आता है। जैसे ही हमें पेपर मिलता है, हमारे हाथ में पेपर आता है, सबसे पहले आप प्लानिंग करें
कि आपने ए के कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, बी के कौन कौन से करने हैं, सी के कौन कौन से करने हैं। इसके ऊपर ना 10 मिनट कम से कम लगाएं। अगर आप 10 मिनट है ना प्लानिंग के ऊपर लगा देते हो तो आपका ना बहुत सारा समय सेव हो जाएगा। क्योंकि जो सेकंड पॉइंट है मेरा यही है, थर्ड पॉइंट यही है कि जो नेट मैथ्स का पेपर है ना, इसमें बहुत सारी चॉइसेस होती हैं और इन चॉइसेस की वजह से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। उसको ये नहीं पता होता मैं कौन से क्वेश्चन करूं, कौन से ना करूं। क्यों? क्योंकि देखिए पार्ट सी में, जो पार्ट सी होता है ना, 60 से 120 क्वेश्चन होते हैं, 61 से 120, तो 60 क्वेश्चन होते हैं। हमें तो 20 करने होते हैं। कुछ स्टैट का पोर्शन होता है, कुछ मैथ का होता है। बच्चे है ना उन 20 क्वेश्चनों को अच्छे से छांट नहीं पाते। क्या पता एक रियल का क्वेश्चन ऐसा उठा लिया या इंटीग्रल इक्वेशन का ऐसा क्वेश्चन उठा लिया जो 20 मिनट खा गया। बच्चे ट्राई करते रहते हैं, क्वेश्चन से दिल लगा लेते हैं, सोचते हैं ये क्वेश्चन पक्का सॉल्व करना है, लेकिन उनको वहाँ कुछ नहीं मिलता। वहाँ उनको क्वेश्चन गलत कराते हैं, 0 मिलता है। ऐसा ना करें। आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा ना, तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करें, तुरंत, बिना वेट किए, बिना इंतज़ार किए। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। अब मैं फोर्थ पॉइंट पर आता हूँ। फोर्थ पॉइंट ये है, जो ड्यूरिंग एग्ज़ाम है क्या होता है, बहुत सारे बच्चे एक मिस्टेक करते हैं। वो ये करते हैं, जब है ना ऑप्शन फिल करते हैं तो वो गलत भराते हैं। इसकी वजह से उनके ना 1-2 क्वेश्चन गिर जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जब वो घर आकर देखते हैं ना कि मैंने पेपर में तो ये लगाया और आंसर की में मैं ये भराया, तो कितनी बड़ी मूर्खता करी। जिसका 2, 4, 3 नंबर से गैप रहता है, 10 नंबर से गैप रहता है, 2 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये गलती नहीं करनी है। एक बच्चे गलती ये करते हैं, मान लो पार्ट सी में, ये पार्ट सी में ही होती है, पहले 20 क्वेश्चन चेक होते हैं। मान लो ऐसा हुआ, एक क्वेश्चन है एलपीपी का, 120वां क्वेश्चन है, मान लो पेपर में आ रहा, मुझे अच्छे से आता है, मैं वो कराया और मेरे 20 क्वेश्चन हो गए लगभग। बच्चे गिनते नहीं हैं, उनको कैलकुलेट नहीं करते हैं कि कितने क्वेश्चन हुए, कितने नहीं हुए। फिर वो तुक्का लगाने की कोशिश करते हैं, तुक्के बीच में लगाते हैं। जब बीच में तुक्के लगाते हैं ना, उसके क्वेश्चन 22, 23, 25 पहुँच चुके होते हैं, 22 पहुँच गए मान लो, या 21 पहुँच गए, तो ये क्वेश्चन चेक नहीं होगा। जबकि उसने ठीक किया था, उसको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर उसने 21 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, 22 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, तो उसको जो क्रेडिट मिलेगा वो तो 20 का मिलेगा, फर्स्ट 20 का। मेरे दोस्त के साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था। मेरा नेट रह गया था उस टाइम में एक क्वेश्चन से ही, कि मैंने वो क्वेश्चन ठीक था, बीच में तुक्का लगा दिया। तो ये नहीं करना है। जो पार्ट बी में है वो 25 क्वेश्चन करने होते हैं, पहले 25 ही चेक होते हैं। पार्ट ए में है 15 क्वेश्चन करने होते हैं, फर्स्ट 15 चेक होते हैं 20 में से। मान लो किसी ने 16 क्वेश्चन कर दिए पार्ट ए में, तो फर्स्ट 15 चेक होंगे। किसी ने 26 कर दिए तो फर्स्ट 25 चेक होंगे। तो इस टेक्निक के ऊपर जरूर ध्यान देना है। फिर मैं एक बात पर बताता हूँ, एक है ना क्वेश्चन, जैसे ये फ्रेम हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट ट्रू। पहला, 2 इज नॉट ए प्राइम नंबर। सेकंड, 2 is an even prime number. Third,
2, 3, 5 are prime numbers. Fourth, 2 is an even number. Fifth, 2 is not an even number. Sixth, 2 is not an odd number. नॉट ट्रू वाले क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, तो नॉट ट्रू की जगह ना आप एफ लिख लीजिए। एफ का मतलब फॉल्स है। फिर आप ऑप्शनों को पढ़िए। 2 इज नॉट ए प्राइम नंबर, इस स्टेटमेंट के सामने ना ट्रू फॉल्स लिख दीजिए। क्या 2 प्राइम नंबर नहीं है? 2 तो क्या है, प्राइम नंबर है। ये क्या बोल रहा है, 2 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। 2 इज एन इवन प्राइम नंबर, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। 2, 3, 5 आर प्राइम नंबर, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। 2 इज एन इवन नंबर, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। 2 इज नॉट एन इवन नंबर, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। 2 इज नॉट एन ऑड नंबर, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब आपने ना वहाँ फॉल्स फिलअप करना है, तो फॉल्स फिलअप करेंगे ना, ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, बाकी सब कट जाएंगे। अगर ट्रू पूछता है, जो काटे हैं मैंने वो ठीक हो जाएंगे। तो वहाँ नॉट ट्रू, नॉट करेक्ट, ट्रू, करेक्ट, ऐसे क्वेश्चन बहुत रहते हैं एग्जाम के अंदर। तो आपने ना इस टेक्निक के ऊपर ध्यान देना है। एक और मैं पॉइंट है जो मेनली डिस्कस करना चाह रहा हूँ। मेनली डिस्कशन ये है कि बच्चे हैं जो एग्ज़ाम के अंदर बहुत प्रेशर फील करते हैं। एग्ज़ाम प्रेशर ये भाई नेचुरल है, ये तो रहता ही रहता है। जब मेरा क्लियर हुआ था, जब मैं एग्ज़ाम देता था, मुझे भी एग्ज़ाम प्रेशर बहुत रहता था। ये प्रेशर क्यों रहता है? ये प्रेशर तब रहता है जब आप CSIR नेट GRF के पेपर अच्छे से नहीं करते हो, लॉजिकली नहीं काटते हो। मैंने इस बार शुरू में ही एक वीडियो डाल दी थी कि हाउ टू प्रिपेयर CSIR नेट एग्ज़ाम। मैंने उसमें कहा था नेट के, गेट के, GRF के पेपर अच्छे से सॉल्व करिए। बुक भी पढ़ी है, थ्योरी पढ़ी है, लेकिन जो लोग हैं ना केवल थ्योरी करके जाते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते, उनके साथ ये दिक्कत आती है। उनको एग्ज़ाम प्रेशर रहता है। जिनको क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत है वो इंजॉय करते हैं। तो एग्ज़ाम प्रेशर को रिलीज़ कैसे करें, कि ये प्रेशर कम कैसे हो? देखो, एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से नेट CSIR में हम बहुत सारी गलतियां करके आते हैं। हमें ऑप्शन गलत भराते हैं, हमें वहाँ क्वेश्चन नज़र नहीं आते। जब हम घर आकर देखते हैं वही क्वेश्चन ईजी नज़र आते हैं। हमें लगता है हमने तो मूर्खता की, इस बार हमारा पेपर इजीली क्वालिफाई हो जाना था, जब की डलती है। ये कारण क्या है? जब हम घर आते हैं ना तो हम रिलैक्स होते हैं। जब हम रिलैक्स होते हैं तो क्वेश्चन हमें आसान नज़र आते हैं। लेकिन जब हम एग्ज़ाम में होते हैं, वहाँ हम प्रेशर में होते हैं, टेंस होते हैं। हम ये मान के चलते हैं इस बार मैंने पेपर क्वालिफाई करना है, तो उसका प्रेशर होता है एग्ज़ाम का, तो हम वहाँ पर गलतियाँ करते हैं। जैसा आप लोग सभी क्रिकेट देखते हो, जब कोई टीम ऑस्ट्रेलिया जाती है ना, ऑस्ट्रेलिया की पिचेस बहुत तेज़ हैं, बल्लेबाज के ऊपर गेंद है बिल्कुल मुंह के ऊपर आती है, इतनी बाउंस कर रही होती है। तो जो बल्लेबाज स्ट्रॉन्ग नहीं है वो बहुत घबराता है, वहाँ बहुत जल्दी आउट हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि हमने अगर अच्छी पिच पर प्रैक्टिस नहीं की है तो हमें इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है।
इससे बचने का एक ही उपाय है कि आप पहले से मेंटली प्रिपेयर होकर जाओ। अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं तो आपका प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन जाएगा। अगर आप मेंटली वीक हैं तो आपको आते आते वो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो मेंटल टफनेस बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। हमें टाइम को मैनेज करना है, किसी भी क्वेश्चन से दिल नहीं लगाना है। बच्चे दिल लगाने की कोशिश करते हैं, ये साबित करना चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को मैंने ज़रूर सॉल्व करना है, नाक का सवाल बना लेते हैं। लेकिन नहीं, छोड़िए, उससे कोई लाभ नहीं होगा। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, आगे बढ़िए। जो क्वेश्चन अच्छे से आते हैं उनको सॉल्व करिए, स्टार्टिंग से मत चलिए। जो क्वेश्चन बढ़िया है चाहे लास्ट में पड़ा उसको पहले कीजिए। तो अगर हम इन गलतियों पर काबू पा लेते हैं तो डेफिनेटली हमारा स्कोर है बहुत अच्छा जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप प्रेशर को हैवी मत होने दीजिए। अब स्टूडेंट कहेंगे कि सर आपका तो बार बार क्वालिफाई है, 7 टाइम क्वालिफाई है, लेकिन अब मैं एग्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ। लेकिन मैंने प्रेशर को हैंडल करना सीखा है। मैं अपनी क्लास में भी उस प्रेशर को हैंडल करने के तरीके बताता हूँ। अब मैंने क्या किया है, जब जो लास्ट 15 डेज से हैं स्टूडेंट डेली क्लासरूम में आते हैं, एक एक पेपर, अनसीन पेपर लेकर सॉल्व करते हैं, करते रहते हैं, उनकी प्रॉब्लम बाद में डिस्कस करते हैं, तो उससे उनका फ्लो बन जाता है। क्योंकि वहाँ पर है ना, हमें ये क्वेश्चन मान लो लीनियर का है, अगला क्वेश्चन इंटीग्रल का है, अगला क्वेश्चन एलपीपी का है, अगला क्वेश्चन ओडी का है। तो इन क्वेश्चनों पर काम करने की आदत नहीं होती, मैं पहले ही प्रैक्टिस करवा देता हूँ। लोग क्या करते हैं, असाइनमेंट जो फ्रेम करते हैं वो लीनियर अलजेब्रा को अलग पढ़ते हैं, नेट गेट के पेपर वहाँ छाप दिए, नेट गेट वाले इंटीग्रल के अलग छाप दिए, वहाँ पढ़ते हैं। उनको है ना उस माहौल में ढलने की आदत ही नहीं होती। हमारे बच्चों को ये इस माहौल की आदत होती है। ऑस्ट्रेलिया टीम को बाउंसी पिच पर खेलने की आदत है, तो उनका बाउंसी ट्रैक के ऊपर रिकॉर्ड अच्छा रहता है। इंडियन जो प्लेयर्स को स्लो पिच पर खेलने की आदत है, स्लो पिच पर रिकॉर्ड बढ़िया है। यही एग्ज़ाम का है। हमें है ना एमएससी के एग्ज़ाम देने की आदत है, हमें थ्योरम्स को रटने की आदत है। लेकिन जब हम CSIR नेट मैथ एग्ज़ाम में जाते हैं, वहाँ तो वही बाउंसी पिच है। अगर हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं ढालेंगे तो हमारा प्रदर्शन बेहतर कैसे हो सकता है। तो आप अपने प्रदर्शन को बेहतर कीजिए। बेस्ट ऑफ विशेस। थैंक यू वेरी मच।